स्वागत है इस नए विश्लेषण में। आज हम इतिहास के कुछ ऐसे पन्ने पलटने वाले हैं जो शायद लंबे समय से धूल खा रहे हैं। मतलब हम एक ऐसे भुला दिए गए भारतीय राजा की कहानी में गोता लगाएंगे जिन्होंने न सिर्फ रणभूमि में अपनी शूरवीरता दिखाई बल्कि दुनिया के नक्शे पर वैश्विक शांति को भी आकार दिया। ये सच में एक बहुत ही अद्भुत कहानी है। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक व्यक्ति जो मोर्चे पर सबसे आगे खड़ा होकर तलवार से लड़ रहा है, और फिर वही व्यक्ति दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं के साथ एक ही मेज पर बैठकर एक ऐतिहासिक शांति समझौते का ड्राफ्ट तैयार कर रहा है ना कमाल की बात। आखिर कौन था वो सैनिक जिसने ग्लोबल पीस यानी वैश्विक शांति के लिए बातचीत की? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। भाग 1, प्रथम विश्व युद्ध, परिदृश्य की तैयारी। अब इस पूरी कहानी को गहराई से समझने के लिए थोड़ा उस समय के जियोपॉलिटिकल हालात को समझना जरूरी है। एक तरफ वो 5 देश थे जिन्हें युद्ध का दोषी माना गया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की और बुल्गारिया, और दूसरी तरफ थी बाकी दुनिया जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस शामिल थे। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट है। अमेरिका शुरुआत में सीधे तौर पर युद्ध में उतरा ही नहीं, उसने सिर्फ पैसे और हथियारों से युद्ध को फाइनेंस किया। नतीजा ये हुआ कि युद्ध खत्म होते होते जो विजेता देश थे वो भी अमेरिका के बहुत बड़े कर्जदार बन चुके थे। मतलब एक तरह से अमेरिका ने पूरा गेम ही पलट दिया था। भाग 2, हाइफा का युद्ध, वर्ष 1918। अब उस बड़े ग्लोबल अलायंस से निकलकर सीधे एक बहुत ही खास और रोंगटे खड़े कर देने वाले युद्ध के मैदान में चलते हैं, आज का इजराइल। जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ जर्मनी की सेना है जो भारी तोपों और बिल्कुल मॉडर्न हथियारों से लैस है, और उनके सामने कौन है? जोधपुर, मैसूर और हैदराबाद के हमारे भारतीय घुड़सवार। और सबसे हैरानी की बात यह है कि उनके हाथों में सिर्फ तलवारें और भाले थे। जी हाँ, सिर्फ तलवारों और भालों के दम पर वो उन तोपों पर टूट पड़े थे। ये वाकया वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जोधपुर की सेना ने जिस तरह अकेले अपने दम पर जर्मन सेना को खदेड़ा, वो जीत इतनी ऐतिहासिक थी कि आज भी उसे याद किया जाता है। दिल्ली में जो आज हाइफा सर्कल है, जिसे पहले 3 मूर्ति सर्कल कहा जाता था, वो इन्हीं रियासतों की याद में बना है। और तो और 2018 में इस जीत के 100 साल पूरे होने पर इजरायल ने जोधपुर लैंसर्स के सम्मान में बकायदा विशेष डाक टिकट तक जारी किए। सोचिए, 1 सदी बाद भी किसी दूसरे देश में उस बहादुरी का इतने शानदार तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। भाग 3, इंपीरियल वॉर कैबिनेट, ब्रिटिश सरकार। अब हम इस रेगिस्तानी रणभूमि से निकलकर सीधे ब्रिटिश सत्ता के ऊंचे गलियारों में चलते हैं, और यहीं एंट्री होती है हमारे मुख्य नायक की, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी। जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो वो अपनी ऊंटों की सेना लेकर टर्की के रेगिस्तानी मोर्चे पर गए थे। लेकिन वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो ब्रिटिश साम्राज्य की युद्धकालीन गठबंधन सरकार यानी इंपीरियल गवर्नमेंट में एकमात्र नॉन व्हाइट यानी अश्वेत मंत्री भी बने। वहां बाकी सभी मंत्री गोरे थे, लेकिन महाराजा गंगा सिंह उनके बीच भारत की बुलंद आवाज बनकर बैठे थे। अब देखिए, ब्रिटिश सरकार में मंत्री होते हुए भी उन्होंने जो हिम्मत दिखाई वो अपने आप में बेमिसाल थी। रोम से लौटते वक्त उन्होंने बाकायदा ब्रिटिश सरकार को एक पत्र लिखा। इतिहास में इसे रोम नोट के नाम से जाना जाता है। इसमें उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में स्वर शासन की मांग कर डाली। मतलब भारत में भारतीयों का ही राज होना चाहिए। ये बिल्कुल वही बात थी जो उस समय बाल गंगाधर तिलक अपने होम रूल आंदोलन के जरिए कह रहे थे। एक राजा का ब्रिटिश सत्ता के अंदर बैठकर ये मांग करना वाकई बहुत बड़ी बात थी। भाग 4, पेरिस शांति सम्मेलन, 5 देशों को दंड। 1918 में जब ये महायुद्ध खत्म हुआ तो जाहिर है दुनिया का ध्यान उन देशों को सजा देने पर गया जिन्हें युद्ध का दोषी माना गया था। इसके लिए पेरिस में एक ऐतिहासिक शांति सम्मेलन हुआ। दुनिया भर से सिर्फ 32 प्रमुख नेताओं को इस सम्मेलन में बुलाया गया था ताकि वो भविष्य का ब्लूप्रिंट तैयार कर सके। लेकिन इन 32 लोगों में महाराजा गंगा सिंह जी का रुतबा बिल्कुल अलग था। वो एकमात्र भारतीय तो थे ही, पर सबसे अहम बात, वो अकेले ऐसे नेता थे जो एक एक्टिव फौजी भी थे। आमतौर पर फौजी लड़ते हैं और राजनेता शांति समझौते करते हैं, सही कहा ना? लेकिन महाराजा गंगा सिंह जी ये दोनों ही काम एक साथ कर रहे थे। अगर कभी ब्रिटेन के वॉर म्यूजियम जाना हो तो वहां इन 32 लोगों की मूर्तियों में एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। 31 नेता काले रंग के कोट पैंट पहने हुए बिल्कुल फॉर्मल लुक में खड़े हैं, लेकिन उनके ठीक बीच में पूरी शान के साथ एक व्यक्ति खाकी रंग की फौजी वर्दी पहने और सिर पर राजस्थानी साफा बांधे खड़ा है। ये फौजी और कोई नहीं बल्कि महाराजा गंगा सिंह ही थे। शांति सम्मेलन के उस बड़े मंच पर भी उन्होंने अपनी सैन्य और सांस्कृतिक पहचान को बिल्कुल नहीं छोड़ा।
और हाँ, वो वहां सिर्फ एक मूक दर्शक बनकर नहीं गए थे। उन्होंने बाकायदा इतिहास को अपने हाथों से आकार दिया। युद्ध के बाद जो 5 प्रमुख संधियां हुईं, जिनमें सबसे मशहूर जर्मनी के साथ हुई वर्साय की संधि शामिल है, उस पर एक भारतीय के रूप में महाराजा गंगा सिंह जी के हस्ताक्षर आज भी मौजूद हैं। उन्होंने लिटरली इतिहास के पन्नों पर अपनी मुहर लगाई थी। भाग 5 राष्ट्र संघ में शामिल भारत की भूमिका। युद्ध के बाद पूरी दुनिया बस यही चाहती थी कि भविष्य में ऐसी तबाही दोबारा कभी ना हो। अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, जिन्हें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जनक भी कहा जाता है, उन्होंने लीग ऑफ नेशंस यानी राष्ट्र संघ का आइडिया दिया। मकसद बहुत साफ था, दुनिया भर के देशों को एक मंच पर लाना ताकि कोई भी विवाद बातचीत से सुलझे और एक और विश्व युद्ध न हो। इस पूरे प्रसंग में एक बहुत ही स्ट्राइकिंग बात कही गई है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। लीग ऑफ नेशंस वो बच्चा था जिसे पैदा होते ही उसकी माँ ने छोड़ दिया। ये एक बहुत बड़ी विडंबना थी जिस अमेरिकी राष्ट्रपति ने इतनी मेहनत से इस शांति संगठन को बनाया, खुद अमेरिका की संसद ने ही उसका हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया। सच में इतिहास कैसे कैसे मोड़ लेता है। खैर, अब बारी थी इस राष्ट्र संघ में भारत की जगह पक्की करने की। भारत के मामलों को देखने वाले ब्रिटिश मंत्री मॉन्टेग्यू ने भारत को ब्रिटिश इंडिया के नाम से रजिस्टर करना चाहा, लेकिन पश्चिमी नेताओं ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना था कि भारत कोई देश थोड़ी है, वो तो सिर्फ अंग्रेजों की एक कॉलोनी है। जब ब्रिटिश कूटनीतिज्ञ पूरी तरह से फेल हो गए और हार मान ली, तब महाराजा गंगा सिंह ने कमान संभाली। उन्होंने सीधे फ्रांस के सबसे कद्दावर नेता क्लेमेंसो से बात की और अपनी कूटनीति का ऐसा कमाल दिखाया कि राष्ट्रसंघ की सूची में भारत को आधिकारिक तौर पर एक राष्ट्र के रूप में मान्यता मिल ही गई। और इसके ठीक बाद इतिहास का एक ऐसा किस्सा आता है जिसपे यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगता है। ग्लोबल मंच पर भारत की जगह पक्की करने के ठीक अगले दिन जब मॉन्टेग्यू महाराजा को ढूंढने गए तो पता चला कि महाराजा गंगा सिंह और फ्रांसीसी नेता क्लेमेंसो दोनों पेरिस के जंगलों में चीते का शिकार करने निकल गए हैं। मतलब एक दिन पहले इतनी सीरियस डिप्लोमेसी और अगले दिन सीधा शिकार। ये दिखाता है कि उनका काम करने का अंदाज कितना अलग, पर्सनल और पावरफुल था। भाग 6 चेंबर ऑफ प्रिंसेस गठन 1921। अब हम अपनी कहानी के आखिरी हिस्से में आते हैं। आइए देखते हैं कि इन सब ग्लोबल इवेंट्स का भारत की राजनीति पर क्या असर पड़ा। भारतीय राजाओं ने युद्ध में जो भारी योगदान दिया था, उससे अंग्रेज काफी इम्प्रेस थे। उन्हें धन्यवाद कहने के लिए वाइसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1921 में चेंबर ऑफ प्रिंसेस बनाया। इसका अध्यक्ष तो ब्रिटिश गवर्नर जनरल होता था, लेकिन इसका चांसलर किसी भारतीय राजा को ही बनना था। और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि इसके पहले चांसलर के रूप में महाराजा गंगा सिंह जी को ही चुना गया। 1921 से 1926 तक उन्होंने ये पद बखूबी संभाला और फिर अपने राज्य बीकानेर के विकास पर ध्यान देने के लिए वहां से इस्तीफा दे दिया। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए स्क्रीन पर लिखा ये अहम सवाल हम सबके सोचने के लिए है। भारतीय रियासतों के उन शुरुआती कूटनीतिक प्रयासों और भुला दिए गए बलिदानों ने हमारे आज के इस आधुनिक भू राजनीतिक परिदृश्य को कैसे आकार दिया। ये वाकई में सोचने वाली बात है कि कैसे हाथों में सिर्फ तलवार और भाले लिए एक घुड़सवार सेना ने और पेरिस के उस शक्तिशाली सम्मेलन में राजस्थानी साफा पहने हुए एक अकेले भारतीय ने इस मॉडर्न दुनिया के निर्माण में इतनी बड़ी भूमिका निभाई। इतिहास के ऐसे गुमनाम पन्ने हमेशा हमें कुछ नया सोचने पर मजबूर कर देते हैं। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।